All right, students. So today we are going to start with a fresh new chapter, chapter number 7, जिसका नाम है alcohols, phenols and ethers. Okay. Now this is the second chapter of your organic chemistry. और ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 का लिंकिंग कड़ी है. बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस इस चैप्टर में आप देखोगे जो ऑलरेडी आप चैप्टर 6 में पढ़ चुके हो, और बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस देखोगे जो एक्चुअली में चैप्टर 8 में आने वाले हैं. ओके, सो ये चैप्टर इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब कुछ बेसिक चीजें जो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं वो मैं ऑलरेडी आपके लिए लिख के लाया हूं, सो दैट वी कैन मूव स्लाइटली फास्टर इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर स्टार्ट करूं कि अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स, इनका बेसिक फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करना हो तो कैसे किया जाएगा? तो यस, परफेक्टली राइट, करेक्ट. तो आपका जो अल्कोहल होता है वो बेसिकली OH ग्रुप होता है, राइट? हाँ, परफेक्ट. अगर एल्काइल ग्रुप पे OH हो जाए तो वो क्लास ऑफ अल्कोहल्स है, जैसा कि मैंने यहां ड्रॉ किया हुआ है. करेक्ट, करेक्ट, परफेक्ट. तो जैसे कि फिनाइल रिंग पे, बेसिकली बेंजीन रिंग पे अगर मैंने हाइड्रोजन को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया विद OH ग्रुप तो उसको हम लोग क्लास ऑफ फिनॉल्स बोलते हैं. करेक्ट है. अब ये वाला क्लास मैक्सिमम बच्चों को याद नहीं रहता है. एस्टर और ईथर के अंदर जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, राइट? तो एस्टर और ईथर में कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आप लोगों को यहां पर एस्टर भी दिखा देता हूं. RC डबल बॉन्ड O R डैश, दिस इज एस्टर. कार्बोनाइल कंपाउंड है. एस्टर इज अ कार्बोनाइल कंपाउंड, C डबल बॉन्ड होता है उसमें. जबकि ईथर जो है दैट्स बेसिकली ROR. अच्छा, ये R और ये R जरूरी नहीं है सेम है, जरूरी नहीं है कि डिफरेंट है, कुछ भी हो सकता है. दे कैन बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट. ओके, अब इन द कॉमन वर्ल्ड हम ये OH और ये OR को क्या बोलते हैं? दैट इज व्हाट यू नीड टू नो. सो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप. ओके, और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोक्सी ग्रुप. सो व्हेन अ हाइड्रोजन from an alkyl chain is substituted by hydroxy group, it is known as class of alcohols. When a hydrogen is substituted from a benzene ring by an hydroxy group, it is known as class of phenols. And when a hydrogen is replaced from alkyl or aromatic chain like benzene with an alkoxy group, it is known as class of ethers. हाँ, अगर यहां पर एक साइड की चेन जो है वो बेंजीन हो जाए और OR आ जाए तो मेरे प्यारे दोस्त इस चीज को हम लोग एरोमेटिक ईथर्स बोलते हैं. बस इतना ही तो फर्क है. दैट्स इट. करेक्ट. तो यहां पर जो ये डेफिनेशन वाला पार्ट है ना, ये मैं आप पे छोड़ता हूं. यू कैन राइट दिस डाउन व्हाइल यू आर एट होम. यू कैन राइट दिस डाउन. ये 3-4 लाइनें यहां पर छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे, राइट? फिर बात आती है कि सर ये चैप्टर को पढ़ाना क्यों? Why do we need to study this chapter? तो आई एम टॉकिंग बेसिकली कि इस क्लास ऑफ कंपाउंड के यूजेस क्या हैं. तो यूजेस में अगर आप देखेंगे तो कोविड के अंदर हमने बहुत सारा यूज किया है अल्कोहल्स का, इथेनॉल का खास करके. 95% इथेनॉल वाज यूज्ड एज सैनिटाइजर्स, राइट? तो ये क्लास ऑफ यूज हमने बहुत देखा है, राइट? फिर एंटीसेप्टिक की तरह यूज होते हैं अल्कोहल्स, क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं अल्कोहल्स. फैब्रिक इंडस्ट्रीज, क्लॉथ इंडस्ट्रीज, पेंट, फार्मा, जितनी भी आपकी मेडिसिन हैं, कफ सिरप्स जितने भी आते हैं, यस एग्जैक्टली करेक्ट, परफेक्टली राइट. तो उनके अंदर आपको क्लास ऑफ क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है. तो अगर आप जाके घर पे जाके आज कोई कफ सिरप की बोतल निकालेंगे या कोई भी मेडिकल की दुकान पे जाके आप ये एक्सपीरियंस करें, उससे बोले कि कफ सिरप देंगे और उस बोतल के अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो कोई ना कोई टाइप ऑफ अल्कोहल जो है वो उसके अंदर आपको दिखेगा दिखेगा और दिखेगा. करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्टली राइट. यस, हाँ, अरे नहीं भाई हाँ, ड्रिंकिंग परफेक्ट, बट आप समझो ड्रिंकिंग इज नॉट अ यूज और भाई इंडिया में तो ड्रिंकिंग नशे की तरह ही यूज किया जाता है. हाँ, परफेक्टली राइट. हम अल्कोहल्स को एक ड्रग की तरह यूज करते हैं, इट इज अ मेडिसिनल पर्पस. परफेक्ट. आर्मी के अंदर
जो हाइट्स पे सर्व करते हैं सोल्जर्स, उनको स्पेसिफिकली बोला जाता है कि भैया आपको 30 ml या 60 ml ऑफ अल्कोहल पीना ही पीना है। लेकिन इन जनरल कमर्शियल यूज में लोग इसका नशे की तरह यूज करते हैं, तो वो यूज नहीं बोलेंगे, बट हाँ मेडिसिनल यूज अगर हम देखें तो यस है, वो हम फार्मा के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। यस, परफेक्टली राइट, करेक्ट है, डन। चल नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, ओके। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स में पहला आता है मोनोहाइड्रोक्सी, दूसरा होता है डायहाइड्रोक्सी। डायहाइड्रोक्सी के अलावा जितने भी हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएं उनको हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप में डालते हैं, ओके। अब मोनोहाइड्रोक्सी मतलब कंटेनिंग वन OH ग्रुप, सिंपल। तो कोई भी क्लास ऑफ कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह पे एक OH ग्रुप डाल दिया जाए तो उसको हम लोग मोनोहाइड्रोक्सी बोलते हैं। डायहाइड्रोक्सी ऑटोमेटिकली क्लिक हो रहा होगा। डायहाइड्रोक्सी मतलब क्या कि आपके 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया और उसकी जगह पे OH ग्रुप जो है वो हमने डाल दिए। अब ये जो क्लास मैंने डायहाइड्रोक्सी का बनाया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हां, याद करो, एडजेसेंट कार्बन्स पे जब हैलाइड्स जुड़े होते थे तो उनको हम लोग डैश हैलाइड्स बोलते थे। यस, परफेक्टली राइट, विसिनल डायहैलाइड, एक्सीलेंट। ऐसे यहां पर जो है इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे विसिनल डायऑल, ओके, डायऑल। अच्छा, ऑल क्यों? बिकॉज ऑल अल्कोहल का क्या है? ऑल अल्कोहल का सफिक्स नेम है, ठीक है। सो विसिनल डायऑल। अच्छा, हाँ, यस, परफेक्टली राइट। तो अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगे हों तो उसको हम लोग जेमिनल बोलेंगे। बट द केस ओवर हियर कि मानो मैंने एक जेमिनल डायहैलाइड बनाया, डायहाइड्रोक्सी बनाया। अब इसमें होता क्या है कि ये जो 2 OH ग्रुप्स है ना, दे आर वेरी हैवी ग्रुप्स, मोटे ग्रुप्स हैं, तो ये एक दूसरे को बहुत रिपेल करते हैं। तो जब वो रिपेल करते हैं तो कंपाउंड अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसमें से H2O ग्रुप निकाल देगा और ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी इनटू CH3, C डबल बॉन्ड O एंड H। यू अंडरस्टैंड? सो कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और उस कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होने के लिए बेसिकली क्या होता है कि वो कार्बोनाइल कंपाउंड बनते ही ये कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। तो अगर मैं यहां पर स्टार मार्क करके लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जेमिनल डायॉल्स आर डिफिकल्ट टू एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जिस्ट करवाया जा सकता है लेकिन उसके लिए स्पेशल कंडीशंस लगती हैं और बहुत सारी मेहनत लगती है। सो हम 12th लेवल पे ये बोल सकते हैं कि जेमिनल डायॉल्स हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर कहीं पे भी जेमिनल डायॉल है तो मेरे प्यारे दोस्त उसमें से H2O निकल के बाहर हो जाएगा। परफेक्ट, ऑलराइट। पॉलीहाइड्रोक्सी नाम से पता चल रहा है कि सबसे पहले तो मोर देन 3 कार्बन अपने को चाहिए होंगे, OH और यहां पर भी OH लग जाए। सो दिस इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी। मोर देन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप्स में किसी भी कंपाउंड के अंदर हो। अब यही सेम क्लास ईथर्स के लिए भी बनाया जा सकता है कि अगर आपका मोनो अल्कोक्सी, डाई अल्कोक्सी एंड पॉली अल्कोक्सी, ठीक है। सो सेम क्लास, बस हाइड्रोक्सी की जगह पे अल्कोक्सी लग जाएगा। सो सेम काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, बट ईथर का वो वाला क्लासिफिकेशन is not used at this stage. हाँ, even at higher levels, higher studies में भी हम उसका ज्यादा यूज नहीं करते हैं। हम जनरली अल्कोहल्स को ये क्लासिफाई करते हैं। फिर ये वाला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कार्बन हाइब्रिडाइजेशन टू विच द OH ग्रुप इज अटैच्ड, ठीक है। अब अगर आप नाम देखोगे तो नाम देखते ही आपको याद आना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार, हमने ये तो पढ़ा हुआ है, एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, था ना। बस वही चीज, हैलाइड की जगह पे अल्कोहल लगा दो तो X हटा के उसकी जगह पे OH लग जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल बना के रखा हुआ है, देखो, एल्काइल अल्कोहल कि एक sp3 कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और वो sp3 कार्बन फर्दर sp3 से जुड़ा हो। अच्छा, अगर वो एक sp3 से जुड़ा है तो वो प्राइमरी एल्काइल अल्कोहल, अगर 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी, और अगर 3 से जुड़ा है तो परफेक्टली राइट, टर्शियरी, करेक्ट है, डन। एलाइल अल्कोहल sp3
attached OH attached to sp3 and that is further attached to sp2 of aliphatic chain, तो उसको हम लोग एलाइल अल्कोहल बोलते हैं। फिर बात करते हैं बेंजाइल अल्कोहल की। बेंजाइल अल्कोहल में sp3 कार्बन के साथ OH अटैच्ड है और वो sp3 कार्बन फर्दर sp2 ऑफ बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, तो ये बेंजाइल अल्कोहल। बहुत सारे बच्चे फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका खास ध्यान रखना। फिनॉल कब बनता है? जब ये OH बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हो, बट यहां पर वो बेंजीन पे डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, वहां पर वो साइड चेन की जो पहली कार्बन है उसके ऊपर जुड़ा है, दैट्स अ बेंजाइल कार्बन। विनाइल अल्कोहल ऑब्वियसली sp2 कार्बन है ना, डायरेक्टली OH से जुड़ा हो, राइट, सो OH डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 ऑफ एलिफेटिक चेन। एंड एराइल अल्कोहल जिसमें हमारा क्लास जो है वो फिनॉल रहेगा, जिसमें बेंजीन पे OH डायरेक्टली अटैच हो जाए। तो अगर आप देखो ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में डिफरेंस, ठीक है, बीच में एक कार्बन आ गया, यहां पर कार्बन नहीं, यहां पर डायरेक्ट अटैचमेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ओए मेरे प्यारे गुलगुलो, आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर? सो फिनॉल और एलाइल अल्कोहल्स में ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। फिर बात करते हैं ईथर्स के इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की, कि अगर ईथर का अगर आप फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो दैट इज ROR, राइट। अब डिपेंडिंग ऑन कि ये दोनों R चेन्स कैसी हैं, उसके बेसिस पे आपका सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाता है। हाँ, सो सिमेट्रिकल ईथर्स में दोनों साइड पे सेम ग्रुप लगा होगा, परफेक्टली राइट, करेक्ट है, जैसे कि ये और ये। लेकिन अनसिमेट्रिकल ईथर्स में दोनों साइड की जो चेन होगी वो अलग अलग हो जाएगी, दैट वी नो प्रिटी वेल, और ये बहुत ही सिंपल सा चीज है जो अपने को समझना है, करेक्ट है। एग्जाम्पल्स में मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स बना रखे हैं, आप ये नोट डाउन करिए और इनको ट्राई करिए क्लासिफाई करने का, एंड देन वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, कि आप लोगों को ये क्लासिफाई करके लेके आना है इन ऑल द टाइप्स दैट वी हैव स्टडीड ओवर हियर। जैसे मैं एक सिंपल सा पहला वाला एग्जांपल लूं, और पहले वाले एग्जांपल में मैं अगर आपको बताना चाहूं, तो अगर आप देखो ये कार्बन फर्दर 1 और 2 से जुड़ा है और इसके ऊपर OH है, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बनेगा ना। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका सेकेंडरी एल्काइल अल्कोहल हो जाएगा, करेक्ट है, डन। ऐसे ही अगर मैं ये वाला पार्ट आपको करवाना चाहूं, तो पैरा C6H4, अब C6H4 आते ही आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए और वो बोलना चाहिए कि C6H6 बेंजीन होता है, उसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव किए गए हैं, एक पे CH3 लगाया है, तो ये CH3 आ गया, और इसके पैरा पोजीशन पे OH लगाया है, तो बेसिकली बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट अटैचमेंट हो गया ना। और अगर बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट अटैचमेंट हो गया OH का, तो उसको मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलते हैं? क्लास ऑफ फिनॉल बोलते हैं। तो ये आपका क्लास ऑफ फिनॉल हो जाएगा, राइट। तो 2 पार्ट मैंने आपको करवा दिए, बाकी के पार्ट्स आप सोचिए, डिस्कस करिए विद योर पार्टनर्स and try to bring answers in the next class. We will discuss it in the next class before starting the next class. Perfect? चल, नेक्स्ट बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर अगेन क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का नोमेनक्लेचर इज वेरी वेरी इजी, तो उसके नोट्स मैं बना के लाया हूं, और ईथर्स से मैं यहां पर आपके साथ साथ लिखना चालू करूंगा। सिंपल, राइट। सो नोमेनक्लेचर में अल्कोहल्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लिखना है, दैट दिस OH ग्रुप इज नॉट अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब जिस कार्बन पे ये जुड़ा है वहां से नंबर 1 शुरू होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वन बाय वन। तो सबसे पहले कॉमन दुनिया में अगर मैं बात करूं, तो कॉमन दुनिया में अल्कोहल्स को एल्काइल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, ओके। और अगर मैं IUPAC दुनिया में बात करूं, तो एल्क मतलब कितने कार्बन है? 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, एन अगर वो एल्केन की चेन है, और मेरे प्यारे दोस्त सफिक्स लग गया यहां पर, दैट इज ऑल, राइट। क्लास 11th में हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि अगर एक कार्बन पे OH ग्रुप लगा हो, तो एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे मिथाइल,
और मिथाइल के साथ अल्कोहल ग्रुप लगा है तो मिथाइल अल्कोहल। अब ये बहुत सिंपल हो गया, इसमें मैं 2 कार्बन कर दूं तो इथाइल अल्कोहल, 3 कार्बन कर दूं तो प्रोपाइल अल्कोहल, 4 कर दूं तो ब्यूटाइल एंड 5 कर दूं पेंटाइल एंड सो फोर्थ। लेकिन आपको भी पता है कि एग्जामिनर यहां से तो पूछने से रहा, एग्जामिनर कॉम्प्लेक्स एल्काइल चेन्स का यूज करेगा, जैसे कि ये। अब मेरे बच्चे इस ट्रिक को अच्छे से जानते हैं कि अगर ये कार्बन की चेन यहां होती तो ये प्रोपाइल अल्कोहल होता, लेकिन उसने किया क्या है, राइट से एक कार्बन निकाला, लेफ्ट के सेकंड पे लगा दिया है, और फिर उसके ऊपर OH ग्रुप है ना, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप बन जाएगा। बोलो हाँ ना? Yes. So isopropyl alcohol. That's basically your what, my dear friend? Common name of this alcohol. Similarly, अगर मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे दूं तो इस स्ट्रक्चर को जब आप ओपन करोगे वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? अब उस जो वो ऐसा दिखेगा, इसको मैं अगर थोड़ा सा आपके लिए क्लियर करूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? अब जब ये कुछ ऐसा दिख रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त, ये एक कार्बन, राइट, 4 कार्बन होने चाहिए थे लाइन में तो ब्यूटाइल अल्कोहल होता, लेकिन क्या किया, राइट से 2 हटाए और राइट पे ही लगा दिए, राइट से 2 हटा के राइट पे ही लगा दिए और OH ग्रुप अटैच हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्ट ग्रुप, और वो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। We have done this, yes. The way you guys are answering, उससे मुझे ये चीज पता चल रही है कि आपको ये पार्ट जो है वो एकदम क्लियर है, और अगर नहीं है तो भैया आपको मैंने पाजी की कक्षा का चैनल का एक्सेस तो दिया ही हुआ है, आप जाके वहां पर एक शॉर्ट देख लीजिए, हमने बहुत खूबसूरती से इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पर। ओके, हाँ, मैं आपके ग्रुप्स में भी आज शेयर कर दूंगा, तो जिनको रिवाइज करना होगा वो रिवाइज भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं IUPAC नेमिंग में। तो IUPAC नेमिंग में जितने कार्बन है वो कार्बन का वर्ड रूट मिथ, एल्केन, एन और ऑल, मिथेनॉल, राइट? सिमिलरली यहां पर, अब यहां पर आपकी जो मेन चेन होगी मेरे दोस्त वो ये होगी जो मैंने अभी बोला, इट्स नॉट अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अब यहां से ये वाली मेन चेन मत ले लीजिएगा, मेन चेन ये जाएगी तो नाम आएगा प्रोपेन टू ऑल। हाँ, कुछ बच्चे इसका नाम क्या करते हैं, ये मेन चेन करके 1 पे मिथाइल इथेन 1 ऑल। हाँ, देयर इज अ चांस वो भी ऑप्शन में होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये लाइन बस यहां पर याद रखनी है that it is not a terminal functional group, okay, until and unless it is on the terminal carbon. परफेक्ट। जैसे यहां देखोगे तो मैक्सिमम बच्चे इसका मेन चेन ये ले लेंगे, नहीं भाई, इसका मेन चेन ये आएगा, तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पर आया, नाम आ जाएगा प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि ये 2 पे ऑल है और 2 पे आपके पास मिथाइल है, सो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। इस तरीके से आपका नेमिंग चलता है ऑफ अल्कोहल्स, राइट? फिर बात करते हैं कुछ स्पेशल अल्कोहल्स की। अब स्पेशल अल्कोहल्स में एनसीईआरटी का टेबल है एक, वो हर एक चैप्टर में है, जिसमें उन्होंने कुछ कॉमन नेम्स और उनके सामने कुछ IUPAC नेमिंग्स की बात की है। तो उसके अंदर ये 2 नेम्स मेरे को बहुत खास लगे, और इन 2 नेम्स के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इथाइलिन अल्कोहल, ऐसा वर्ड देके वो बोलेगा राइट द IUPAC नेम। अब बच्चे को इथाइलिन अल्कोहल का नेम वो तो पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। तो अगर मैं रिवाइंड करूं और चैप्टर नंबर 6 में जाऊं, तो हमने आपको विसिनल डायहैलाइड्स का कॉमन नेम करना सिखाया था, जहां मैंने आपको बोला था विसिनल डायहैलाइड्स का कॉमन नेम इज एल्काइलिन डायहैलाइड, राइट? वैसे ही तो यहां पर भी तो देखो वही तो हुआ है, इथाइलिन अल्कोहल, तो इसने हमको इनडायरेक्टली ये बताया, इथ मतलब 2 कार्बन में विसिनल कार्बन पे आपके OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, और उससे आपका IUPAC नेम आ गया इथेन 1,2 डायो, करेक्ट? अब जरा नोटिस करिएगा कि यहां पर मैंने E को एक्टिव रखा है, जबकि यहां पर मैंने E को गायब कर दिया था। ये क्यों था? क्योंकि 2 आपके जो वॉवल्स हैं वो साथ में आ रहे थे, तो एक वॉवल को ड्रॉप किया था। अब यहां पर एक वॉवल है और एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है? हाँ, ऑफ कोर्स आई एम नॉट स्टार्टिंग विद द इंग्लिश क्लास, बट ये एक कॉन्सोनेंट और ये एक वॉवल है। वॉवल और कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं तो फिर आपको वॉवल ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। फेयर?
डन। फिर आया ग्लिसरॉल, हाँ परफेक्ट, हाँ 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 परफेक्ट, ये वही है, ये वही है। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन होता है ना आपके जो मॉइस्चराइजर होते हैं, उनके अंदर ये ग्लिसरॉल की क्वांटिटी होती है, हाँ उसके इंग्रेडिएंट में आपको दिखेगा। सो दैट्स बेसिकली 3 कार्बन और 3 कार्बन पे सब्सिक्वेंट OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो नाम आ जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। तो ये हैं आपके कुछ स्पेशल अल्कोहल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। हाँ, जैसे यहां पर मैं आपको एक स्पेशल नेम देता हूं, जैसे प्रोपाइलीन अल्कोहल, ऐसा करके वर्ड दे दिया होता। तो एल्काइलिन, प्रोपाइलिन मतलब 3 कार्बन, और आइलिन से हमें यह पता चला कि ये विसिनल है, विसिनल ऑन द टर्मिनल एंड्स। तो यहां पर एक OH और यहां पर एक OH, नाम आ जाएगा प्रोपेन 1,2 डायोल। करेक्ट है। ऐसे ग्लिसरॉल प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। अब ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एंड बहुत बार आपके डिफरेंट बोर्ड रीजन्स में पूछा गया है। ऑल इंडिया में एक आध बार है, दिल्ली रीजन में देखोगे तो पूछा गया है, ठीक है। सो ये काफी एक्टिव रहता है। इनफैक्ट आपके जो स्टेट बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे MHCET हो गया, कर्नाटका का CET हो गया, गुजरात का CET हो गया, गुजसेट हो गया, उसके अंदर यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, जहां वो IUPAC नहीं पूछेगा, लेकिन प्रॉब्लम बच्चे को ये स्ट्रक्चर याद नहीं होता। परफेक्ट, डन। तो ये है कहानी, प्लीज इसको फटाफट से लिख लो। चलो लिख लिया। फिर बात करते हैं हमारे फिनॉल्स के IUPAC नेम की। अब मैजिकल बात कि फिनॉल का जो कॉमन नेम है वो भी फिनॉल है, और फिनॉल का जो IUPAC नेम है वो भी एक्सेप्टेड एज फिनॉल है। सो अगर बेंजीन पे कभी भी OH ग्रुप आ गया तो आप उसको चुपचाप क्या लिख दोगे, फिनॉल लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। सीन है यहां पर कि जब फिनॉल पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए, तो देखो बेंजीन के साथ जो OH ग्रुप है उसको तो फिनॉल बोलते हैं, तो उसको तो चुपचाप यहां पर पीछे फिनॉल लिख दो। अब फिनॉल का ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, सॉरी ये 3 होगा और ये 4 होगा, राइट। अब 2 पे एक कार्बन का फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हम लोग मिथाइल बोलेंगे, और 4 पे इथाइल, तो नाम आ जाएगा 4 इथाइल 2 मिथाइल फिनॉल। अच्छा, ऑब्वियसली ये पहले क्यों लिखना है, वी ऑलरेडी नो दैट। क्या है उसका रीजन व्हाई वी हैव टू राइट इथाइल पहले और नॉट मिथाइल? हाँ परफेक्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नंबर नहीं देखना है। मैक्सिमम बच्चे 2 पे मिथाइल, 4 पे इथाइल फिनॉल, और ये एक ऑप्शन होगा आपको, वो एग्जामिनर वही चेक करना चाह रहा है कई बार कि क्या आपको अल्फाबेटिकल रूल पता है कि नहीं, कि प्रीफिक्सेस हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखे जाते हैं। ओके, सो 4 इथाइल 2 मिथाइल फिनॉल, सिंपल इजी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है जब हम स्पेशल फिनॉल्स की बात करते हैं। अब स्पेशल फिनॉल में सबसे पहला क्लास मैं आपके लिए खोलने जा रहा हूं, विच इज क्रिसॉल्स। अब क्रिसॉल्स देखने पे ही आपको पता चल गया होगा कि बेंजीन पे जब CH3 होता है उसको टॉल्यूइन बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन पे जब OH होता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं, और इन दोनों को जब एक साथ ले आओ एक ही चेन में तो वो क्लास ऑफ क्रिसॉल बन जाता है। ओके, सो दैट्स क्रिसॉल। अब ये 3 प्रकार के होंगे, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। क्रिसॉल मींस OH एंड CH3 ऑन वन बेंजीन रिंग। अब अगर ऑर्थोक्रिसॉल लिखा है तो ऐसी पोजीशन होगी, मेटा लिखा है तो ऐसी, और पैरा लिखा है तो ऐसी। जिसमें मैंने मेटा का नाम आपके लिए लिखा कि कैसे नेम करोगे, ये नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ऑब्वियसली प्रायोरिटी OH ग्रुप को है, सो 3 पे मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। तो आप सोचो इसका क्या नाम होगा, और आप सोचो इसका क्या नाम होगा। हाँ, या परफेक्ट परफेक्ट, इसका नाम राइट क्या होगा, करेक्ट, 2 मिथाइल फिनॉल, परफेक्ट। और इसका एक्सीलेंट, 4 मिथाइल फिनॉल, परफेक्टली राइट, सिंपल। फिर ऐसे यहां पर आओ, अगर आपके फिनॉल पे, अगर आपके बेंजीन पे बेसिकली 2 OH ग्रुप हो जाए, राइट, अगेन पोजीशन ऑर्थो 2H है, मेटा 2H है और पैरा 2H है, तो उनको ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल बोला जाएगा कॉमन दुनिया में, और 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल बोला जाएगा IUPAC की दुनिया में। लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेहॉल। ओके,
दिस इज नोन एज कैटेहॉल। हाँ, अब ये थोड़ा लर्निंग है, मैं इसमें कुछ आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बट कैटेहॉल का मतलब होता है कि ऑर्थो पोजीशन पे दो OH ग्रुप लगे हुए। सिमिलरली मेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल का कॉमन नेम है रिसोर्सिनॉल। ओके, रिसोर्सिनॉल, क्लियर, परफेक्ट। और आपके पैरा वाले का नाम है क्यूइनॉल। तो ये तीन नेम आपके एनसीईआरटी में इनके स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं, तो टेक्स्ट बुक में जब कोई भी चीज है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। हाँ, ऐसे ढेरों एग्जांपल्स और भी बनाए जा सकते हैं कॉमन नेम्स के, बट अभी के लिए यू मस्ट फोकस ऑन कि आपके ये तीन नेम्स जो हैं वो अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। परफेक्ट। सो यहां पर आपका फिनॉल्स का आईयूपीएसी नेमिंग एंड फिनॉल्स के कुछ स्पेशल कॉमन नेम्स विद देयर आईयूपीएसी नेम्स कंप्लीट होता है। करेक्ट है, इसको फटाफट से नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास दैट इज ईथर्स के ऊपर मूव ऑन करेंगे, जहां से मैं आपके साथ साथ बोर्ड पे लिखना चालू करूंगा क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो मूविंग नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ईथर्स का नेमिंग। अब यार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ईथर्स के नेमिंग में पहले फंक्शनल ग्रुप को समझो, RO R'। अच्छा, मैंने R' क्यों लिखा? अगर अनसिमेट्रिकल ईथर्स हुए तो ये दो चेन अलग हो जाएंगे, ठीक है? तो उसके लिए ना मैं ऐसे दो बार लिख लेता हूं, RO R'। मानो कि मेरे पास सिमेट्रिकल ईथर्स हैं तो उसके कॉमन नेम में डाई एल्काइल ईथर ऐसा आएगा, डाई एल्काइल ईथर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर CH3OCH3 करूं तो इसका नाम आएगा डाई मिथाइल ईथर। सिमिलरली यहां पर एल्काइल एल्काइल ईथर। अब ये दो बार एल्काइल इसलिए लिखा क्योंकि दो अलग अलग होंगे चेन्स। तो मानो मैंने ऐसा लिया CH3OC2H5, तो इसका नाम आएगा इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, अगेन ईथर में दो पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंटली अच्छे से कर लेना। दो पॉइंट्स ये कि इट इज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा इट इज नॉट अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। यार देखो, इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग्स जब मैं आपको बता रहा हूं ना, तो आप समझ लो कि यहां से ना बच्चों की गलतियां होती हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। विद ऑल माई एक्सपीरियंस आई एम गिविंग एवरी स्मॉल लिटिल थिंग्स कि बच्चे ये गलती करेंगे, कहां करेंगे मैं अभी बता रहा हूं, देखो। राइट, तो ये हो गया कॉमन नेम लिखने का तरीका ईथर्स का। ऐसे ही बच्चा बोलता है कि सर ठीक है, यहां तो इजी है, सर यहां थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। मानो सर एक साइड पे CH3 है, O है, और सर दूसरी साइड पे ना बेंजीन की चेन है। अब सर इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो देखो, बेंजीन की चेन को जब आप एल्काइल रूप में देना चाहते हो या अराइल रूप में देना चाहते हो, तो ये मेरे प्यारे दोस्त बन जाता है फिनाइल। क्या बन जाता है? और ये मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे तो मिथाइल फिनाइल ईथर। बच्चा बोलते थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करो सर, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करो आप हमारे लिए ये चीज। तो देखो, मैं इसके अंदर अलग तेरी, हाँ, तो मैं इसके अंदर क्या करता हूं, मैं थोड़े कॉम्प्लेक्स चेन्स ले लेता हूं। जैसे मैंने लिया CH3 होल थ्राइस COC2H5। अब अगर आप देखो तो अभी अभी हमने आपको समझाया था कि भैया कार्बन है और कार्बन के ऊपर 3 CH3 हैं, तो ये चीज टर्ट ब्यूटाइल हो जाएगी। तो इसका नाम आएगा टर्ट ब्यूटाइल, और दूसरी साइड पे इथाइल है, सो टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर। इजी, आसान, इजी है यार, कुछ नहीं। ऐसे देखो, मैंने आपको दिया CH3 होल ट्वाइस CHO CH3। अब अगर आप देखो तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप बनेगा, तो इसका नाम आएगा
आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, है ना? सो एल्काइल एल्काइल ईथर for unsymmetrical ethers and dialkyl ethers for basically symmetrical ethers. प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम आता है कि सर इनका IUPAC नेम कैसे करते हैं? हाउ डू वी नेम ईथर्स इन IUPAC? तो देखो 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 बच्चा, IUPAC में जो ये ऑक्सीजन है ना, वो किसी एक R चेन के साथ गिना जाता है। अब अगर तो वो सिमेट्रिकल है तो किसी के साथ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो आपको O स्मॉलर चेन के साथ लेना है। किसके साथ लेना है? तो देखो यहां पर, देखो क्या यहां पर जो O है, मैं मार्क कर रहा हूं, सही किया है मैंने, O स्मॉलर चेन के साथ लेंगे। क्या यहां पर O इसके साथ लेंगे? क्या यहां पर O इसके साथ लेंगे? क्या यहां पर O इसके साथ लेंगे? इजी, पहले तो ये, फिर ये जो O और R की चेन है ना, इसको मेरे प्यारे दोस्त नेमिंग में लिखते हैं अल्कोक्सी। क्या लिखते हैं? अल्कोक्सी। तो अगर ये एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, दो कार्बन है तो इथॉक्सी, तीन कार्बन है तो प्रोपॉक्सी, एंड सो फोर्थ। और फिर उसके बाद जो मेन चेन है उसको एल्केन। अगर वो एल्केन की चेन है तो एल्केन, अगर वो बेंजीन जैसी चेन है तो बेंजीन जैसे। अब मैं IUPAC नेम्स यहां पर लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर नाम लिखना है, तो देखो नाम आएगा मिथ ऑक्सी, मिथ ऑक्सी, और ये दो कार्बन की चेन है तो इथेन, मिथॉक्सी इथेन, दैट्स द IUPAC नेम। सेम नीचे देखो, क्या ये अगेन मिथॉक्सी है? मिथॉक्सी के बाद क्या बचता है? बेंजीन, तो यहां पर नाम आ जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मिथाइल फिनाइल ईथर जो है, मिथाइल फिनाइल ईथर, खाली इसकी बात कर रहा हूं, इस प्यारी सी चीज का कॉमन नेम इज एनिसोल। बेंजीन पे जब OCH3 होता है ना तो उसको एनिसोल बोलते हैं। अब ध्यान 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 ध्यान, सेम यहां पर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को खोलो, जैसे आप स्ट्रक्चर को खोलोगे आपको मेन चेन दिखेगी, क्लियरली दिख रही है ना? मेन चेन ये बनेगी 3 कार्बन की, और एक सब्स्टिट्यूएंट है सेकेंड कार्बन पे, और आपका जो ईथर है वो भी सब्स्टिट्यूएंट है सेकेंड कार्बन पे। ये बन गया आपका इथॉक्सी, बना ना? और ये बन गया आपका मिथाइल। बोलो दोनों में से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन पहले आएगा? इथॉक्सी। तो इसका नाम बनता है 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल, और क्योंकि 3 कार्बन की चेन है तो नाम आएगा प्रोपेन। सेम यहां पर जब आप स्ट्रक्चर खोलोगे ये ऐसा दिखेगा मेरे दोस्त। अब मैक्सिमम बच्चे, गलती बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे मेन चेन ये ले लेंगे। गलत, इट इज नॉट अ टर्मिनल एंडिंग ग्रुप। अब नंबरिंग 1 2 3, तो भैया 2 पे मिथॉक्सी एंड प्रोपेन। Now this is what is all about ईथर का कॉमन नेम एंड ईथर के IUPAC नेमिंग्स। इज दिस क्लियर? बॉक्स, ऑक्सीजन को कौन सी चेन के साथ कंसीडर करना है? दोनों साइड चेन ही है ना, तो ऑक्सीजन इज कंसीडर्ड विद द स्मॉलर कार्बन चेन। ऑक्सीजन कंसीडर्ड विद द स्मॉल कार्बन चेन, और वो अल्कोक्सी ग्रुप बन जाएगा। यस नहीं 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 बच्चा, IUPAC नेम्स येलो, ये जो व्हाइट वाले येलो वाले जो मैंने लिखे हैं वो आपके बेसिकली कॉमन नेम्स। एल्काइल एल्काइल ईथर कॉमन नेम। हाँ सिमेट्रिकल में तो ऑक्सीजन किसी के साथ भी जाए की फर्क पैदा है। जैसे यहां पर, यहां लो या यहां लो,
वन एंड द सेम थिंग, नाम आएगा, दोनों ही केस में नाम आएगा मिथॉक्सी मीथेन। देखो पूरे बोर्ड पे अब जो पिंक में लिखा हुआ है ना, वो बेसिकली आईयूपीएसी नेम्स है। अल्कोक्सी एल्केन्स आर आईयूपीएसी नेमिंग्स ऑफ ईथर। डाइल्काइल ईथर और एल्काइल एल्काइल ईथर, दे आर दी common names of ethers, symmetrical and unsymmetrical respectively. Is this clear? Okay, so the next part is your fourth point, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अच्छा, आइसोमर्स क्या होते हैं? वी नो दैट, राइट? कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल और दूसरे होते हैं स्टीरियो। ओके, स्ट्रक्चरल के अंदर, अच्छा अब ये अगेन बुक में मेंशन नहीं है क्योंकि क्लास 11th में कर लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चरल के अंदर ये चेन भी दिखाएंगे, ये पोजीशन भी दिखाएंगे, और ये मेरे प्यारे दोस्त फंक्शनल आइसोमर्स भी हैं एक दूसरे के। इसीलिए ये सेम चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं, बिकॉज अगर मैंने सपोज करो यहां पर एक फॉर्मूला लिखा C2H6O, तो ये C2H6O को मैं CH3CH2OH भी लिख सकता हूं, और मैं CH3OCH3 भी लिख सकता हूं। देखो, क्या ये अल्कोहल हुआ और क्या ये ईथर हुआ? क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ? बट क्या दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी? हाँ, तो भैया सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड ऑक्सीजन will have two different functional groups. One is alcohol, another is ethers. ये दोनों एक दूसरे के functional isomers हैं. So alcohol and ether are a pair of functional isomers. स्टीरियो आइसोमर में बात करूं तो ये लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या? करेक्ट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट या तो लेफ्ट टर्न करेंगे। लेफ्ट टर्न करेंगे तो लीवो, राइट टर्न करेंगे तो, मुझे बताओ व्हाट वाज द कंडीशन फॉर दिस? व्हाट वाज द कंडीशन फॉर एग्जैक्टली, कायरल कार्बन होना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने आपको बोला ब्यूटेनॉल, मैंने बोला क्या बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? ब्यूटेनॉल, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? ब्यूटेनॉल ऐसा दिखेगा, बोलो हाँ ना। बताओ इसमें कहीं पे भी कायरल कार्बन है? नहीं। ऑल 4 वैलेंसीज डिफरेंट होना चाहिए ना, कोई भी कार्बन में ऐसी चीज नहीं। लेकिन मैंने बोला ब्यूटेन टू ऑल। अब देखो, ब्यूटेन टू ऑल मतलब सेकेंड कार्बन पे OH हुआ। अब जरा नोटिस करो मेरे प्यारे दोस्त, जरा नोटिस करो, क्या ये वाला कार्बन जो है वो कायरल हो गया? क्योंकि उसके एक साइड पे मिथाइल, दूसरी साइड पे इथाइल, एक साइड पे H और चौथी साइड पे OH। सो दिस इज अ कायरल कार्बन एंड यस दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसमें प्लस फॉर्म भी दिखेगा और इसमें माइनस फॉर्म। अच्छा, प्लस फॉर्म इज फॉर डेक्स्ट्रो, माइनस फॉर्म इज फॉर लीप। प्लस का मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो यस, दे शो ऑप्टिकल आइसोमर। चेन पोजीशन तो दिखते ही है, वो तो हमने किया, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, दैट इज पोजीशन। फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि अल्कोहल और ईथर्स एक दूसरे के फंक्शनल एंड इन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो दैट्स ऑल विद द आइसोमेरिज्म पार्ट। बाकी जो डिटेलिंग है वो क्लास 11th में हम करके आते हैं, नथिंग टू बी रीरिटन ओवर हियर। इनफैक्ट एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर का आइसोमेरिज्म जो है वो डिस्कस भी नहीं किया गया। देयर इज नो हेडिंग लाइक आइसोमेरिज्म। मैं तो फिर भी अपनी हेडिंग लिखवा देता हूं ताकि नोट्स में रहना चाहिए कि अच्छा हाँ, अल्कोहल में चेन पोजीशन फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो वी आर एटलीस्ट एबल टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। डन। फिर आता है हमारा 5th पॉइंट। अब बच्चा देखो, यहां से आपका चैप्टर जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। अल्कोहल्स की प्रिपरेशन,
उसकी प्रॉपर्टीज, फिनॉल की प्रिपरेशन उसकी प्रॉपर्टीज, ईथर की प्रिपरेशन उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहला हमारा यहां पर हेडिंग डलेगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं। ओके, बच्चा बच्चा जानता है कि पाजी की कक्षा में जब आप बैठे हो तो मेरे प्यारे दोस्त, हम सबसे पहले वो मेथड्स डिजाइन कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट जिसमें से अल्कोहल को बनाया जा सकता है, राइट? तो पहला मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स, एल्केन्स में से डायरेक्टली अल्कोहल्स बनाना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हम क्या करते हैं, हम एल्काइल हैलाइड बना लेते हैं और एल्काइल हैलाइड में से अल्कोहल। देखो, आपको याद होगा RX, इसके ऊपर NaOH, लेकिन कौन सा वाला? एक्वस। अल्कोहलिक करोगे तो एलिमिनेशन फॉलो हो जाएगा। तो यार यहीं पे खत्म कर दिया मैंने, जहां पर X लगे वहां से X निकल जाएगा और उसकी जगह पे OH लग जाएगा और NaX बाहर आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन, चैप्टर नंबर 6 में किया था। तो देखो लिंक आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहला वाला, बहुत बढ़िया। अगेन दिस मेथड इज नॉट लिस्टेड इन एनसीईआरटी, बट मैं क्यों दे रहा हूं? ताकि एक बार रिवाइज भी हो जाए रिएक्शन और उसी बहाने प्रिपरेशन भी कनेक्ट हो जाए। फिर आते हैं हमारे सेकेंड मेथड के ऊपर मेरे दोस्त। दिस इज व्हाट वी डू फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में दो मेथड खुलेंगे, एक जिसमें हम मार्क रूल फॉलो करेंगे, याद आया? हाँ, और दूसरे में हम एंटी मार्क रूल फॉलो करेंगे। अरे आप हो ना मेरे साथ? यही है कहानी फ्रॉम एल्कीन्स। फिर आते हैं थर्ड। नाउ दिस इज क्रिटिकल। क्रिटिकल क्यों है मेरे दोस्त? फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। हाले बच्चा पूछते सर कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब क्या? कंपाउंड विच कंटेन्स C डबल बॉन्ड O। अब अगर आपको पता हो तो भैया C डबल बॉन्ड O के एक साइड पे R दूसरी साइड पे H, वो एल्डिहाइड हो जाता है। एक साइड पे R दूसरी साइड पे R, वो कीटोन हो जाता है। एक साइड पे R दूसरी साइड पे OH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। एंड दैट्स योर चैप्टर नंबर 8 का लिंक मेरे प्यारे दोस्त, चैप्टर नंबर 8 का लिंक, राइट? फिर आता है फोर्थ प्रिपरेशन मेथड, जो कि हम करने कार्बोनिल कंपाउंड्स में वाले हैं, बट किसका यूज करके करेंगे? तो दिस इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओ RMGX, हाँ उसका यूज करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स ही है, सबस्ट्रेट हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स ही है, बट द लिस्ट गोज लाइक दिस। ये रिएक्शन मैंने लिस्ट में इसीलिए साथ में ही कर दिया क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ये हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़े हुए हैं, ये हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़े हुए हैं। यस और नो? परफेक्ट। अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये R की चेन क्या क्या हो सकती है? हाँ तो देखो बच्चा, ये R की चेन एक सिंपल CH3 की चेन हो सकती है, ये R की चेन सिंपल C2H5 की चेन हो सकती है, या फिर इसको मैं ऐसा लिख दूं CH2 CH3 की चेन हो सकती है, इसके ऊपर X लगा है, उसके ऊपर एक्वस NOH। अच्छा, ये R की चेन एक कॉम्प्लेक्स चेन हो सकती है जहां पर H, यहां पर CH3 और ये आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बोलो हाँ ना, ये R की चेन एक कॉम्प्लेक्स चेन हो सकती है, समथिंग लाइक दिस, टर्ट ब्यूटाइल। अब इन सब जगह पे X लगा है और उसके ऊपर एक्वस NaOH करोगे तो भैया टिंग 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 अल्कोहल बनना चालू हो जाएगा। ये R की चेन देखो बच्चा, मैं एक ही बार बताऊंगा, अब जब भी मैं R लिखूं तो आपके दिमाग में ये चेन आ जानी चाहिए। ये R की चेन एक साइक्लिक चेन हो सकती है, समथिंग लाइक दिस, जहां पर कहीं पे भी लगा हो। ये R की चेन
एक एलाइल की चेन हो सकती है जिसमें यहां एक्स लगा हो, एलाइल। विनाइल वाला नहीं करता है, ध्यान देना, विनाइल वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं करता है। यहां पर अगर एक्स लगा है तो इसमें से अल्कोहल नहीं बन पाएगा। sp2 कार्बन आ गया, वो sp2 कार्बन एक्स को पकड़ के रखता है, जाने नहीं देता आसानी से। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, यहां पर sp3 कार्बन है, और ये जब निकलेगा तो एलाइल कार्बोकेटायन बनेगा जो बहुत स्टेबल होता है। अब देखो सब चीजें कनेक्ट होनी चालू होंगी। तो ये आर की चेन ऐसी हो सकती है, ये आर की चेन ऐसी हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्त, ये आर की चेन एक बेंजाइल की चेन हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान, ये आर की चेन एक बेंजीन नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगेन यहां पर ये जो बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है, याद आया? इसीलिए हैलोएरीन्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिफिकल्ट होते हैं। करेक्ट। 4 रीजंस पढ़े थे अपने ने। फिनाइल कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, और आपका रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड हो जाता है, और जो बेंजीन की चेन है वो इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है तो रिपेल कर, बट बेंजाइल वो बहुत अच्छा करता है। तो ऑल पॉसिबल आर की चेन्स बता दी मैंने। अब ये मत बोलना कि सर आपने करवाया ये था, पूछा आपने एक एग्जाम्पल लिया। अरे यार, एग्जाम्पल में आर की चेन क्या हो सकती है वो मैंने आपको दे दिया। अब इतना मैं आपसे एफर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये रिएक्शन लिखने के बाद 10 लाइनें छोड़ दो और ये 10 चेन के साथ कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बना लो खुद से अपने फेयर नोट्स में, और अपने समरी नोट्स में ये जाने दो और उसके साथ चेंज जाने दो, खत्म हो गई कहानी। तो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो डाउट पता चल जाएगा कहां पर है। डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे को पूछ सकते हो। सिंपल। डन। फिर आ जाओ सेकेंड मेथड, फ्रॉम एल्कीन्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका आज की क्लास में हम लोग ए पार्ट वाला ही करेंगे, मार्क रूल वाला एडिशन करेंगे। ओके अब सिंपल, मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, समथिंग लाइक दिस। पहले तो मुझे ये जानना है क्या ये अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है। अगर मैं ऐसा कुछ बनाता तो क्या ये सिमेट्रिकल होता? हाँ, क्योंकि कार्बन के दोनों साइड पे H, दोनों साइड पे H, डबल बॉन्ड कार्बन। लेकिन इस साइड पे देखोगे 2 H है, लेकिन इस साइड पे एक H और एक CH3 है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। और मार्क एंटी मार्क अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पे ही एक्टिवेट होता है, सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर बाबा पहले समझो, इसके ऊपर मैंने पानी ऐड किया। क्या ऐड किया? वाटर। वाटर को लिखने का तरीका H2O, बट दिमाग में रखने का तरीका H+OH-। अब मेरे प्यारे दोस्त, बच्चा बच्चा जानता है क्या होगा यहां पर। मार्क रूल मतलब रिच गेट्स रिचर इन हाइड्रोजन अराउंड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये H मेरे दोस्त यहां जाएगा और ये OH यहां, तो आपका एग्जाम्पल बन जाएगा CHOH और यहां पर CH3। बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस रिएक्शन। प्रॉब्लम इज वेरी इंटरेस्टिंग कि पानी जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, तो पानी H+ और OH- इतनी आसानी से देता नहीं है। तो इस रिएक्शन को अगर आप ऐसे करवाने जाओगे तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम क्या करें? इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम इसमें कैटलिस्ट डालते हैं, विच इज नथिंग बट एन एसिड। जैसे मैं ये डालूंगा ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा, इसीलिए इस रिएक्शन को बोला गया एसिड कैटलाइज्ड। ओए, एसिड कैटलाइज्ड, पानी डाल रहे हो, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ किसका? एल्कीन, टू फॉर्म क्या बनाया? अल्कोहल। अब ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि भैया इसका मैकेनिज्म मचाना पड़ेगा हमें, इसका मैकेनिज्म मचाना पड़ेगा हमें। अगर हमने वो नहीं मचाया तो ये रिएक्शन बहुत टफ लगेगा।
लेकिन उतने उसी के अंदर अगर मैंने मैकेनिज्म को क्लियर कर दिया तो ये रिएक्शन मस्त चकाचक आसान होना शुरू हो जाएगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैकेनिज्म को मचाएंगे. चलो मैकेनिज्म को मचाते हैं. स्टेप नंबर 1 आपको देते हैं, आराम से सुनिएगा. स्टेप का नाम मैं बाद में लिखूंगा, उसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं, पहले स्टेप को समझो. तो सबसे पहले यहां पर क्या होता है कि आपका जो पानी है ना मेरे बच्चे, पानी ध्यान से हर बारीकी से हर चीज को देखना. अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी सिर्फ देखो. पेन्स डाउन, जस्ट ऑब्जर्व. ये पानी जो आपने एसिड डाला उसके अंदर जाके एक्टिवेट होगा. कैसे? ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा. हमेशा याद रखना, एरोज विल गो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच साइड टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड. ये डेफिशिएंट था, ये रिच था. लोन पेयर डोनेट किया तो यहां पर एक चीज बनी जिसको हम लोग बोलते हैं H3O+. एक लोन पेयर जिंदा है, देखो एक डोनेट हुआ, एक लोन पेयर जिंदा, H3O+. पानी एक्टिवेट हो गया. अदरवाइज पानी रिएक्ट नहीं करने वाला था, लेकिन उसको आपने चार्ज दे दिया तो अब पानी बोल रहा है यार अब तो मुझे एक्टिवेट होना पड़ेगा, अब मुझे उसके साथ क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन करना पड़ेगा. बट द खेल ओवर हियर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. द खेल इज कि ये जो पानी हमने यहां पर डाला ना, ये जो पानी हमने यहां पर डाला, उसके अंदर जब ये H3O+ बना तो इसके पास दो रास्ते थे कि या तो ये आगे बढ़े और दूसरी चीज के साथ जाके रिएक्ट करे, या फिर ये वापस से H+ को रिलीज कर दे और सिस्टम रिवर्स चला जाए. तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है. लेकिन इस रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जब H2O के अंदर H+ डाला ना तो तुरंत मैंने उसके अंदर एल्कीन डाल दिया. क्या डाल दिया? एल्कीन. ये रहा अनसिमेट्रिकल एल्कीन. अब बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान, जैसे ही मैंने ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन यहां पर डाला तो H3O+ को एक दूसरा रास्ता मिला अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने का. उसने क्या किया, उसने ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस था ना, तो ऑक्सीजन तीनों हाइड्रोजन से बहुत स्ट्रांगली खींच रहा था. तो उसने क्या किया, उसने मेरे प्यारे दोस्त यहां से लोन पेयर को खींचा. अब जैसे उसने लोन पेयर को खींचा तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यहां से हाइड्रोजन से खींच लिया. अब हुआ क्या, ध्यान से देख. हुआ यूं कि आपका ये CH3 CH CH2, देखो यहां पर सिंगल बॉन्ड हो गया. नाउ दिस हैज बिकम अ सिंगल बॉन्ड. ओके, ऐसे ही दूसरा भी एक मॉलिक्यूल बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और साथ में पानी निकल जाएगा. ये जो H+ है ना, ये कौन से कार्बन पे अटैच होता है उसके बेसिस पे दूसरे वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा. जैसे अगर ये हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन पे जाके अटैच हुआ, ये H+ इस पे अटैक कर रहे हैं ना, अगर ये बीच वाले कार्बन पे अटैच हुआ तो डू यू एग्री कि ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर है ना. ये लोन पेयर डोनेट हुआ इस H+ को. जब ये इधर डोनेट हुआ तो अब ये लोन पेयर या तो इस कार्बन से खींचा गया या तो इस कार्बन से खींचा गया. अब डिपेंड करता है, अगर ये इस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हुआ तो पॉजिटिव इस पे आ जाएगा, और अगर वो हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच हुआ तो मेरे प्यारे दोस्त पॉजिटिव इस पे आ जाएगा. अब डू यू सी, इस पूरे स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है. दिख रहा है बच्चा, दिख रहा है कि नहीं? इसीलिए स्टेप का नाम आ गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. इसीलिए पहले नाम नहीं दिया, पहले स्टेप समझाया. अब क्या ये 1 डिग्री और क्या ये 2 डिग्री है? कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? 2 डिग्री. तो मुझे बताओ, क्या ये वाला मेजर बनेगा अपने सिस्टम में और ये वाला क्या होगा, माइनर होगा. अब जब ये मेजर है तो स्टेप 2 के अंदर कौन जाएगा, मेजर वाला कि माइनर वाला? ऑब्वियसली सर, मेजर वाला ही जाएगा ना. तो मैंने कहा मना किया, मेजर वाला ही जाएगा. इज दिस क्लियर? एकदम बिल्कुल, कुछ भी छोड़ना नहीं. अब देखो इस पूरे सिस्टम में क्या इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर वापस एक्टिवेट हो गया?
इसने अपना लोन पेयर खींच लिया ना यहां से, तो क्या ये लोन पेयर वापस अट्रैक्ट हो सकता है टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज? Yes, it can be attracted back to this positive charge and go back over here. So henceforth, this reaction is also reversible. And क्योंकि ये एक unstable species बना रहा है from a stable alkene, इसीलिए ये प्रोसेस क्या होगा? स्लो होगा. Excellent. काइनेटिक्स में हम पढ़ के आए हैं that the slow step is the rate determining step in a complex reaction. पढ़ा है हमने. हाँ, क्या नहीं, किधर, क्या नहीं पता. ये कुछ नहीं करवाया मैंने. H2O तो बाहर निकाला मैंने. नहीं तो अगर वो एक डबल बॉन्ड जो था वो अगर एक उसमें से वो एक सिंगल बॉन्ड बनता है तो वो अपने आप से CH3 CH2 बनता है. समझा नहीं मैं. वापस ये वाला जो पार्ट है, इधर डबल बॉन्ड था, ये पूरा टूटा. अब जब ये टूटा तो एक पेयर पूरा खाली हुआ ना. अब ये पेयर H प्लस को जाके डोनेट हो रहा है जो यहां पर है ना. अब जब ये डोनेट हुआ तो H प्लस के पास दो रास्ते, यहां तो यहां जुड़ जाए, यहां जुड़ जाए. अच्छा वो दो दो पॉसिबिलिटी. हाँ, वो दो पॉसिबिलिटीज ही है ना. नहीं नहीं, प्लस है बच्चा, दोनों बन सकती है ना. लेकिन दोनों में से कौन सा ज्यादा बनेगा वो डिपेंड करेगा कि स्टेबिलिटी क्या है. जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो मेजर, जिसकी स्टेबिलिटी कम वो माइनर. यस और नो? क्या आप हैं मेरे साथ यहां तक? अब स्टेप 2 अगेन. नाम नहीं लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे, वो बाद में बताएंगे. पहले हम स्टेबल वाले को आगे लेके चलते हैं. तो मेरे पास स्टेबल वाला कार्बोकेटायन था ये. बोलो हाँ कि ना. इसके विसिनिटी में कौन बैठा हुआ है? पानी. उसने वापस अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट किया. अगेन एरोस को नोट डाउन करना. क्या इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट गया मेरा एरो? अरे बोलो यार. हाँ, अब जब गया तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखना क्या बना. CH3CH. ये ऑक्सीजन टिंग टिंग, यहां पर एक लोन पेयर और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया. और ये CH3 तो एज इट इज था ही. बोलो हाँ ना. इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल. देखो अगर ये H यहां पर ना होता, गायब कर दूं, तो क्या ये OH हो जाता? तो अल्कोहल हो जाता. लेकिन उस अल्कोहल पे एक प्रोटॉन एडेड है तो इसीलिए नाम आ गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल. और इस पूरे स्टेप में हो क्या रहा है? एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल पे क्या कर रहा है? अटैक. तो इसीलिए नाम आ गया अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. आहा. कुछ कुछ बुक्स में इसी स्टेप का नाम फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड ईथर भी लिखा होता है. वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं. प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. स्टेप 3. अब मेरे पास ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल पड़ा हुआ है. ध्यान से, लोन पेयर था, पॉजिटिव था और CH3 था. अब देखो इसके पास दो रास्ते थे. या तो ये H से अपना लोन पेयर खींच ले या कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ दे. दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. अगर कार्बन से तोड़ देगा तो ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल हो जाएगा, वापस इधर आ जाएगा. बट हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेंटेन कर पा रहे हैं बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो उससे हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां से टूटेगा और जब टूटेगा तो मेरे प्यारे दोस्त देखो CH3CH OH CH3, इसका लोन पेयर एक्टिवेट हो गया और H प्लस बाहर निकल गया. अब जो H प्लस आपने स्टार्टिंग में यूज किया था एसिड का, वो वापस निकल गया. इसीलिए ये क्या है? एसिड कैटलाइज्ड है. क्या है ये? कैटलिस्ट है. उसको कुछ नहीं हुआ, वो यूज हुआ लेकिन उतने का उतना वापस आ गया. बट मुझे एक बात बताओ, क्या ये लोन पेयर वापस H प्लस पे अटैक कर सकता है? वापस ये बना सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्त ये भी स्टेप क्या है? रिवर्सिबल है. तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म रिवर्सिबल है. एंड हेंस फोर्थ
यहां पर मैं मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म एल्कीन्स। पूरा का पूरा मैकेनिज्म रिवर्स में चलेगा। इसीलिए mechanisms of this chapter, they are very critical, and my dear friend, they are very very confusing also. तो मेरा कहना है कि इस चैप्टर में मैकेनिज्म्स को अच्छे से और बढ़िया से करना है। एंड बाबा लास्ट स्टेप मैंने आपको बोला है, नाम नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। देखो मैंने प्रोटॉन को निकाला ना सिस्टम में से, तो मेरे प्यारे दोस्त डी प्रोटोनेशन, दैट्स द लास्ट स्टेप का नाम। आर यू विद मी? क्या ये मैकेनिज्म समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया। सो ऑन योर स्क्रीन 30-40 seconds, please note this down. Chalo, so that will be all for today's class. This is the mechanism that you have to do and complete it, because मैंने आपको जैसा बोला कि ये mechanisms confusing होना चालू हो जाएंगे in a very little short of time. Next या उसके अगले लेक्चर में ही आपको ये पता चलेगा कि अच्छा हाँ यार थोड़ा गोलमोल होना चालू हो। तो घर पे आपको ये मैकेनिज्म्स एक बार प्रैक्टिस करने हैं। विल मीट अप इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो इन द लास्ट क्लास वी फिनिश्ड समथिंग कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, एंड वी मेड अ फ्लो चार्ट ऑफ हाउ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स विल गो अबाउट। यस, हमने लास्ट क्लास में ये पूरा फ्लो चार्ट बना दिया था, और उसके अंदर हमने पहला मेथड तो चैप्टर नंबर 6 में से आया था, वो हमने देख लिया था। सेकेंड मेथड फ्रॉम एल्कीन्स में हमने ए पार्ट देख लिया था, जिसमें हमने मार्क एडिशन किया था, और उस मार्क एडिशन में हमने ये देखा था कि दिस रिएक्शन माय डियर फ्रेंड इज नोन एज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। याद आया ये चीज? और इसका मैकेनिज्म भी किया था हमने, है ना? मैकेनिज्म को पूरा मचाया था एकदम परफेक्ट। और उस मचाने में हमने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि प्लीज मेक श्योर कि आप एरोस का ध्यान रखें, कहां पर लोन पेयर है, कहां पर लोन पेयर नहीं है, वो ध्यान रखें, बिकॉज एज वी आर सीइंग देयर इज एन इवोल्यूशन इन द बोर्ड क्वेश्चंस दैट आई एम एबल टू सी। लास्ट ईयर सीबीएसई आईएससी के बोर्ड पेपर्स के अंदर हमने ये नोटिस किया कि वो सीधा सीधा मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है, वो मैकेनिज्म दे के एरर्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, प्लीज मेक श्योर कि आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर ली। राइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट्स योर बी पार्ट। इसका अगेन नाम मैं बाद में दूंगा, क्योंकि समझाऊंगा तो नाम देने में आसानी होगी और याद रहेगा। बट यहां पर हम लोग रूल क्या फॉलो करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू फॉलो एंटी मार्क रूल। यस, अब एंटी मार्क रूल क्या बोलता है? पुअर गेट्स रिचर, ऐसा ही कुछ बोलता है ना वो, पुअर गेट्स रिचर इन हाइड्रोजन। तो यहां पर हम लोग अल्कोहल ही बनाएंगे, लेकिन वो अल्कोहल किस फॉर्म में बनेगा? यहां पर H, और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर आपका OH। देखो पुअर गेट्स रिचर हो गया। अब क्वेश्चन है सर ये तिकड़म क्या है, यहां पर रिएजेंट क्या डाला आपने? तो आपको याद होगा कि पेरोक्साइड का यूज हम करते हैं, लेकिन यहां पर ना पानी के अंदर डायरेक्टली पेरोक्साइड का यूज नहीं कर पाओगे कि पानी लिया पेरोक्साइड डाला एंटी मार्क फॉलो हो जाएगा, नहीं। बिकॉज पानी और पेरोक्साइड आपस में रिएक्ट करना चालू कर देते हैं। तो यहां पर जो तिकड़म हमें चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। वो रिएजेंट को आसानी से और बढ़िया से अच्छे से देखो। ये रिएजेंट है BH3, इसको हम लोग बोलते हैं बोरॉन हाइड्राइड। क्या बोलते हैं बच्चा? बोरॉन हाइड्राइड। स्टेप 1 में हम बोरॉन हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और स्टेप 2 में हम लोग H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेसिक मीडियम। देखो सबसे पहले मेरा काम है कि एरो पे ये रिएजेंट दिखा तो आपके दिमाग की बत्ती जागनी चाहिए कि अच्छा अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसका अल्कोहल बनना है और एंटी मार्क रूल से बनना है। पहले तो ये क्लियर करना है। ओके,
अब ये BH3 के बारे में थोड़ी बातें बता दूं आपको। बड़ा खराब इंसान है ये, ठीक है, ये बहुत ही खराब इंसान है। इस BH3 के बारे में मैं थोड़ी बातें आपको बता दूं। ये BH3 का जो स्ट्रक्चर होता है ना मेरे दोस्त, ये BH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब अगर आप देखो तो बोरॉन ना, बोरॉन मेरे प्यारे दोस्त 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है यहां पर। यू सी दिस, इट्स अ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी। तो ये जो बोरॉन है वो मेरे प्यारे दोस्त इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ध्यान से सुन लो, पहले पहले सुन लो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये कुछ भी करके किधर से भी एक लोन पेयर खींचना चाहता है। ओके, तो अगर इसकी विसिनिटी में कोई भी एल्कीन या कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है जो इसको लोन पे डोनेट कर सके, तो ये क्या करते हैं पता है, ये BH3 के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं एंड दे एग्जिस्ट एज डाइमर। और इस डाइमर का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं। डाइमर का फॉर्मूला होता है B2H6। अब इस पूरे में आपको ये पार्ट लिखना नहीं है, बट समझना है कि ये B2H6 एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। तो B2H6 में होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ना, ये हाइड्रोजन इस बोरॉन के साथ भी शेयर करने लग जाता है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस बोरॉन के साथ शेयर करने लग जाता है। तो यहां पर एक स्पेशल काइंड का बॉन्ड बनता है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस बॉन्ड। बनाऊंगा तो आप तुरंत एक्सप्लेन हो ही जाएगा। ये बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? बनाना बॉन्ड। ये बनाना जैसा दिख रहा है, देखो सेम। ऊपर से अगर मैं ड्रॉ करूं तो मेरे प्यारे दोस्त ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। सो एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऊपर की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नीचे की तरफ, ऐसे बनाना जैसा दिखता है ये, राइट। दोनों को गिन लोगे तो डोनट जैसा दिखेगा, बट सिंगल बॉन्ड। अब बनाना बॉन्ड की खास बात क्या है पता है? बनाना बॉन्ड की खास बात यह है, इट इज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नॉर्मली अगर कोई भी बॉन्ड देखोगे, जैसे मैंने बोला HCl, तो वो मेरे बच्चे 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। देखो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कोई भी बॉन्ड आप देखो। लेकिन जैसे आप बनाना बॉन्ड की बात करोगे तो देखो इलेक्ट्रॉन 2 ही थे, लेकिन वो 1, 2 और 3 सेंटर में घूम रहे हैं। सो इट्स अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये कब एग्जिस्ट करता है? जब सिस्टम डाइमर फॉर्म करता है। अब जब ये डाइमर के फॉर्म में है ना, तो मेरे प्यारे दोस्त ये नॉन रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि बोरॉन की जो भूख थी वो तो हाइड्रोजन नहीं मिटा दी, तो हमें इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो कई बार एरो के ऊपर आप BH3 की जगह पे कुछ ऐसा देख सके, B2H6 in the presence of THF। ना B2H6 क्या है वो मैंने आपको बता दिया। THF होता है टेट्रा, H का होता है हाइड्रो और F का होता है फ्यूरैन। मेरे प्यारे दोस्त इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। इट्स अ साइक्लिक ईथर। टेंशन नहीं लेना, ये सब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप ये नोटिस करो कि अच्छा एरो पे BH3 की जगह पे B2H6 और THF भी लिखा हो, तो भी वो यही स्टेप हो रहा है, यही सब हो रहा है। THF का काम क्या है? THF का काम है B2H6 को ब्रेक डाउन करके BH3 में एक्टिवेट करना। THF का काम क्या है? B2H6 को ब्रेक डाउन करके BH3 के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, ताकि वो एक्टिवेट हो जाए रिएक्शन के लिए। आर यू विद मी टिल हियर? पक्का? श्योर? ये पार्ट को मैं हल्का सा यहां से उठा के थोड़ा जूम आउट और इसको यहां ले जा, ठीक है? वो पड़ा है वहां पर, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। किसी को लिखना हो, फॉर योर इंफॉर्मेशन यू कैन राइट डाउन, बट BH3 की जगह पे B2H6 दिख जाए तो आपको जो मैकेनिज्म मैंने यहां बताया वो ही फॉलो करना है, एंटी मार्क प्रोडक्ट बना देना है, दैट्स इट। ये जनरली रिएक्शन
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आता है, इसीलिए मैंने पहले आपको रिएक्शन दिखाया कि ये दिखा एंटी मार्क फॉलो। बट कई बार ऐसा होता है, कुछ कुछ स्कूल टीचर्स या फिर कुछ कुछ स्कूल एग्जामिनेशंस में या समटाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन विद द नेम ओवर हियर। वो मैं नेम अभी नहीं बोल रहा हूं, एक्सप्लेन दिस रिएक्शन। तो आपको फिर ये मैकेनिज्म बताना पड़ता है। स्टे वेरी अटेंटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान से देखना, क्या मैं BH3 को ऐसा लिखूं, किसी को कोई आपत्ति है? BH3 को मैंने ऐसा लिखा, किसी को कोई आपत्ति है? होनी भी नहीं चाहिए, बट अगर है तो अभी बोलो। अब देखो इस पूरे सिस्टम में हो क्या रहा है, ध्यान से देखना। इस पूरे सिस्टम में ये लोन पेयर बोरॉन पे जाके अटैक करता है। एल्कीन का पाई बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो बोरॉन, क्योंकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है तो वो उसके ऊपर जाके अटैक करेगा। अब जैसे ही अटैक करेगा तो बोरॉन पे नेगेटिव आएगा, बोरॉन पे नेगेटिव आएगा तो बोरॉन ये H माइनस बना के निकालेगा। अभी बताया H माइनस का मतलब हाइड्राइड आयड। ये H माइनस लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जाके, सॉरी, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। बच्चा बोला सर यहां क्यों जाएगा, यहां क्यों नहीं जा सकता? अबे क्योंकि BH2 ना बड़ा सा मॉलिक्यूल है, वो जब बीच में लगेगा ना तो स्टेरिक रिपल्शन की वजह से आपका मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए BH2 यूज किया गया इस सिस्टम में, ताकि वो फोर्सिबली टर्मिनल वाले पार्ट में या फिर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पार्ट पे अटैच हो। अब स्टेप 1 में देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना। ये CH3 बना, ये CH2 बना ना, ये CH2, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH2 हुआ। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, ये CH2 हुआ और इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई, बोलो हुई ना? तो वो मेरे प्यारे दोस्त बोरॉन के साथ जाके जुड़ जाएगा, BH2 ऐसे। अब जैसे ही ये चीज हुई ना, अब देखो मजा, देखो इस रिएक्शन का। जैसे ही ये चीज हुई ना, बोरॉन वापस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड हो गए वापस, 2 हाइड्रोजन और एक ये एल्काइल की चेन। बोलो हाँ कि ना? तो ये क्या करता है, ये मेरे प्यारे दोस्त वापस से एल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। मैं एल्कीन को ऐसे लिख दूं, कहानी वही। यहां से देखो, यहां से एक H यहां जाके जुड़ेगा और ये लोन पेयर बोरॉन पे जाके अटैक करेगा, जो पहले स्टेप में हो रहा था। यहां से एक H निकला, देखो निकला। अब जब निकला तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2, बोलो हाँ ना? और एक ऑलरेडी CH3 CH2 CH2 लगा हुआ था, तो कैन आई से यहां पर CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस BH ऐसा बन जाएगा। यहां से एक हाइड्रोजन निकला और ये लोन पेयर इस पे अटैक किया, तो एक एल्काइल की चेन और अटैच हो जाएगी इसके ऊपर, बोलो हाँ कि ना? अब वापस देखो बोरॉन एक्टिवेट हो गया, अबे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो हाँ वापस से आपका एल्कीन जो है वो यहां पर इसके साथ अटैच हुआ। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कहानी वही, लोन पेयर ने जाके बोरॉन पे अटैच किया, तो हाइड्रोजन ने जाके इस वाले कार्बन पे जाके अटैच। एग्जैक्टली तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 एंड मेरे प्यारे दोस्त होल थ्राइस B। इस चीज को हम लोग बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरॉन। मेरे साथ हो आप? ट्राई एल्काइल बोरॉन। अब स्टे विद मी ऑन द बोर्ड, डू नॉट मेस विद एनीथिंग। ट्राई एल्काइल बोरॉन, दिस इज नोन एज ट्राई एल्काइल बोरॉन। इस ट्राई एल्काइल बोरॉन, अगेन बोरॉन देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, लेकिन अब ये और एल्कीन के साथ क्यों रिएक्ट नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है रिलीव करने के लिए। जब तक थे तब तक उसने अटैक किया। ट्राई एल्काइल बोरॉन को मैंने रिएक्ट करवाया विथ 3 मोल्स ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम का काम है ये बॉन्ड को तोड़ना।
अब जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो डू यू एग्री 3OH 3OH ऐसे निकलेंगे ना, 3 मोल ऑफ H2O2 है तो 3 और 3 6OH निकलेंगे। वो 6OH कैसे एक्ट करेंगे यहां पर देखो, तो ये OH और ये OH, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा ऐसे, टुडुंग। अब टूटा तो ये 3 अल्काइल चेन्स 3OH को लेंगी और मेरे प्यारे दोस्त आपका अल्कोहल यहां पर रेडी हो जाएगा 3 मोल। और 3 जो OH हैं वो B के साथ रिएक्ट करके बनाएंगी BOH होल थ्राइस, इसको H3BO3 भी लिखा जाता है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसिड जिसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड। ट्रस्ट मी, ये हम बोरिक एसिड का प्रिपरेशन भी पढ़ा करते थे पहले के जमाने में, जमाना 2016 से पहले का। क्यों? क्योंकि तब सिलेबस बहुत वास्ट था। वहां पर 11th स्टैंडर्ड में पी ब्लॉक एलिमेंट्स करके एक चैप्टर आया करता था जिसमें हम ग्रुप नंबर 13 बैंगन आलू गाजर इन थैला, उसमें बोरॉन की प्रॉपर्टीज और उसके कंपाउंड्स के बारे में डिटेलिंग किया करते थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, यू गाइज आर वेरी लकी जनरेशन, उस टाइम पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ करता था केमिस्ट्री के अंदर। 11th और 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को मिला दो तो नियरली अप्रोक्सीमेटली 250 टू 270 केमिकल रिएक्शंस बच्चों को याद करने होते थे। सो बच्चा जो नीट या JEE देने जा रहा है उसके लिए बहुत टफ होता था। हेंस द बोर्ड, नेशनल बोर्ड टुक सम डिसीजंस कि यार इतना प्रेशर बच्चों पे इज नॉट गुड और इतना लर्निंग इज नॉट गुड। ये रट्टा मार रहे बच्चे, समझ तो रहे नहीं है। तो उन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो वाले चैप्टर्स को धीरे धीरे ओमिट करना चालू किया। एंड बाय द टाइम वी रीच्ड हियर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अब सिर्फ 2 चैप्टर आपके क्लास 12th में हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आपके क्लास 11th में हैं। यू गेट माई पॉइंट और नॉट? तो ये हम वहां पढ़ा करते थे, लेकिन अभी यस इट्स अ गुड कमर्शियल कंपाउंड। और क्यों ये मेथड इतना वैलिड है हमारे लिए? बिकॉज देखो, आपने 3 मोल ऑफ एल्कीन यूज किया लेकिन 1 ही मोल ऑफ रिएजेंट यूज किया और फाइनली आपको 3 मोल ऑफ अल्कोहल मिला। तो माय डियर फ्रेंड, आपका जो ईल्ड है, आए क्या ये कहानी समझ में आ रही है? ईल्ड विद रिस्पेक्ट टू द रिएजेंट दैट यू आर यूजिंग इज 1:3, कि 1 मोल ऑफ BH3 यूज करके आप 3 मोल ऑफ अल्कोहल निकाल सकते हो, एंड दैट टू विद एन एंटी मार्क एडिशन। तो माय डियर फ्रेंड, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई एंड देयरफॉर ये चीज का नाम इंपॉर्टेंट हो गया। तो देखो हमने क्या किया, हमने पहले हाइड्रो और बोरॉन को ऐड किया सिस्टम में, किया ना, तो नाम आया हाइड्रोबोरेशन। आया बच्चा? सो स्टेप 1 में वो हुआ। फिर फाइनल स्टेप में हमने क्या किया, उस बोरॉन को सिस्टम में से निकाल के उसकी जगह पे ऑक्सीजन का एडिशन किया। And addition of oxygen to an element in the chemical reaction is known as what, my dear friend? Oxidation. इसीलिए इस पूरे रिएक्शन का नाम बन गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सीधा सीधा 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, इफ यू आर अ स्टेट बोर्ड एग्जामिनर, इफ यू आर अ स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन टेकिंग स्टूडेंट, तो सीधा सीधा 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एंड इफ यू आर अ नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन टेकिंग स्टूडेंट, तो आपके लिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन इज व्हाट विल बी आस्क्ड। उसमें आपको बस ये रिएजेंट आइडेंटिफिकेशन आपके दिमाग में रखना है या फिर ये B2H6 दिमाग में रखना है, एंड एंटी मार्क एडिशन होता है वो आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट 30 to 40 seconds, please note this down. So now if we go back and if we see कि कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड्स यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो भैया एल्काइल हैलाइड कंप्लीट हो गया, एल्कीन्स में से कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हमारे थर्ड मेथड की तरफ, दिस इज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ओके, अब पहले तो ये समझना जरूरी है, राइट? सो थर्ड मेथड खुला यहां पर,
from carbonyl compounds. Third method, from carbonyl compounds. Stay attentive, everyone. What is a carbonyl compound? If anyone asks you, what is a carbonyl compound? Any compound in the world, organic compound, which contains C double bond O group, which contains what? Is known as a carbonyl compound. अब बच्चा बच्चा जानता है कि अगर ये C डबल बॉन्ड O हो गया है तो इसकी दो वैलेंसी खाली हुई, बोलो हाँ ना। अब इन दो वैलेंसीज पे अगर एक साइड पे R और दूसरी साइड पे H आ रहा है तो मेरा प्यारा बच्चा जानता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। फिर मेरा प्यारा बच्चा जानता है कि अगर ये C डबल बॉन्ड O एक साइड पे R और दूसरी साइड पे OH आ जाए, एग्जैक्टली तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड तीसरा, मेरा प्यारा बच्चा जानता है कि अगर ये C डबल बॉन्ड O के बाजू में R और R डैश सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन्स। इजी? अब समझने की कोशिश करो पहले यहां पर, प्लीज एवरीवन ओवर हियर समझने की कोशिश करो कि मेरे को इसमें से बनाना क्या है। what are we preparing? What are we preparing? अल्कोहल्स। क्या बना रहे हैं हम लोग? अब समझने की कोशिश करो कि कार्बोनिल कंपाउंड में से अगर मुझे अल्कोहल बनाना है तो मेरे को करना क्या है? मेरे को ये पाई बॉन्ड तोड़ना है, बोलो हाँ ना। पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली होगी, हाइड्रोजन की एक वैलेंसी खाली होगी, और उन दोनों जगह पे मेरे को क्या लगवा देना है? हाइड्रोजन ही तो लगवा देना है। देखो जैसे ये खाली हुआ, यहां पर H और यहां पर H लगा दूं तो अल्कोहल बन जाएगा, हो कि नो? अब किसी भी कंपाउंड पे जब हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो डू यू एग्री दैट रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन? आर यू विद मी टिल हियर? इजी, सिंपल? तो बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज एकदम बेसिक कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स को सिंपली अगर आप रिडक्शन कर दो तो दे विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल्स ऑफ सेम कार्बन चेन। देखो R प्लस C कार्बन चेन था, R प्लस C कार्बन चेन ही है, R प्लस C कार्बन चेन था, R प्लस C कार्बन चेन ही है। एंड मेरे प्यारे दोस्त, नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पर भी रिडक्शन ही होगा, और उस रिडक्शन में RCOH और यहां एक H लग जाएगा और ये R डैश हो जाएगा। तो कार्बोनाइल कार्बन पे O पे H और C पे H। बच्चा बोलते सर यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहां पर तो सर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं की। देखो O पे H, C पे H, लेकिन एक कार्बन पे दो OH सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जेमिनल डायॉल्स, जेमिनल डाइहाइड्रोक्सी नहीं होता है, तो वो क्या करेगा? मैंने आपको बताया था, जेमिनल डाइहाइड्रोक्सी क्या करेगा? वो तुरंत पानी का मॉलिक्यूल यहां से निकालेगा। जैसे ही निकालेगा तो डू यू एग्री, ये C डबल बॉन्ड O और H तो ऑलरेडी था इसके ऊपर, तो इट कन्वर्टेड इनटू एन एल्डिहाइड, एन एल्डिहाइड पे वापस रिडक्शन हो जाएगा और ये ही अल्कोहल बन जाएगा। सो प्रोसेस दो बार होता है। सो देयर इज दो रिडक्शन, 2 टाइम्स रिडक्शन होता है इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इट हैपेंस ओनली इन केस ऑफ aldehydes and ketones, it happens only once. Now the question is कि सर ये रिडक्शन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो भैया बच्चा बच्चा जानता है कि रिडक्शन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या यूज करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स। नाउ excellent, please stay over here. Reducing agent number 1 आप यूज कर सकते हो H2 निकल। H2 निकल ये क्या करता है? बाजू में लिख रहा हूं,
ये क्या करता है? इट अटैक्स ऑन ऑल पाई बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल और उनको रिड्यूस कर देगा। अब अगर आपकी आर की चेन में डबल बॉन्ड है और अगर आपको उसको बचा के रखना है इन द फाइनल प्रोडक्ट, तो आप ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर H2 निकल को वो पाई बॉन्ड मिल गया तो मेरे प्यारे दोस्त वो ऑक्सीजन को तो रिड्यूस करेगा ही, यहां से पाई बॉन्ड को तोड़ के यहां H तो लगेगा, वो तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन चेन में जो पाई बॉन्ड है उसको भी तोड़ देगा। सो दिस, इसके ऊपर यहां पर इस तरीके से स्टार मार्क करके, cannot be used, cannot be used if R chain contains pi bond. इजी। तो अब क्या करें? अगर मुझे पाई बॉन्ड जिंदा रखना है, अगर मुझे पाई बॉन्ड जिंदा भी रखना है और मुझे अल्कोहल भी चाहिए फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड, तो मैं यहां पर रिएजेंट नंबर 2 यूज करूंगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज माय डियर फ्रेंड अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आरए, कहीं पे भी मैं आरए लिख रहा हूं तो यहां पर मैं स्टार मार्क करके लिख देता हूं कि आरए मेरे लिए क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा? एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल, कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही दिखने जैसा एक और होता है NaBH4, इसको हम बोलते हैं सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से स्लाइटली वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एक्ट करेगा, ये यहां पर भी एक्ट करेगा, यहां पर भी एक्ट करेगा, यहां पर भी एक्ट करेगा। तो सर ये किस पे एक्ट नहीं करेगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, वो जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, दैट दिस विल नॉट रिड्यूस एस्टर कंपाउंड्स। अब इसका यूज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में, कैसे आपके एग्जामिनर जो हैं वो क्वेश्चन में किस तरीके से इस पूरी चीज का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स, देन विल गिव यू सम टाइम टू राइट डाउन। यस यस, यहां पर आपके जो डाउट्स है प्लीज पूछिए। रिडक्शन बच्चा, यहां से पाई बॉन्ड हटाया, यहां पर H लगाया और यहां पर H लगाया, RCH2OH। Addition of hydrogen to a compound in a chemical reaction is known as reduction. ये रहे रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिडक्शन करना है, वो पहला स्टेप था मेरा। पहले दिमाग में वो डालो कि कार्बोनाइल कंपाउंड से अगर अल्कोहल चाहिए तो भैया रिडक्शन करना पड़ता है। वो रिडक्शन के लिए हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो ये रहे 2 हाइड्रोजन। सेम LiLH4, ये LiLH4 के साथ मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, स्टेप 2 में हम लोग हाइड्रोलिसिस यूज करते हैं। सो स्टेप 1 में ये, स्टेप 2 में ये, सेम यहां पर स्टेप 1 में ये, स्टेप 2 में हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस H+ प्रोवाइड करता है, वो मैकेनिज्म बता रहा हूं तो आपको समझ में आएगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। एक एरो पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, ये जो फर्स्ट केस से निकलवाया तो उसमें ऑक्सीजन और कार्बन सिक्स वाला, ऑक्सीजन और कार्बन की कार्बन के बीच ऐसे बॉल्स। पाई बॉन्ड है जी। हाँ तो होगा ना, क्या दिक्कत? बहुत बढ़िया, नैनो सेकेंड्स को पकड़ सकते हो तो आप कर सकते हो। इफ यू कैन कैच नैनो सेकेंड स्पीड टू आइसोलेट द कंपाउंड तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आपका आंसर मिल गया, कर सकते हो। यू कैन बी द नेक्स्ट रिसर्चर टू डू दिस। Congratulations, your paper published. Please send it to me with your name in it, that I have published the paper, sir.
I have isolated the compound. Otherwise, it is so fast reaction कि आप उसको isolate कर नहीं पाओगे. आप सोचो, आप सोच रहे हो इस लेवल पे, तो देर आर दिग्गज लोग जो ऑलरेडी इस चीज पे कितना डिटेल में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी सोचा ही होगा ना. थॉट अच्छा है एट दिस एज. यस, कॉमन, इसीलिए मैंने यहां रिडक्शन पहले कॉमन कर दिया. अब ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है. थिंग ये कब यूज नहीं करना है? जब आर चेन में पाई बॉन्ड हो. ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है? जब आर चेन में पाई बॉन्ड हो. नहीं 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 नहीं, सबके लिए मैं, प्लीज गिव मी सम टाइम टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म यार. देखो यहां पर, सो आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर एच, ये एल्डिहाइड है बच्चा, बोलो हाँ ना. इसकी विसिनिटी में जब मैंने LiLH4 डाला तो LiLH4 का काम है, LiLH4 का काम है H माइनस जनरेट करना. हाइड्राइड आयन H माइनस जैसे ही जनरेट होता है ना, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड में हलचल मच जाती है. हां, वो हलचल क्या है मैं बताता हूं. वो हलचल में ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. आपका ये चीज RCHO माइनस हो जाएगा और कार्बन पे क्या आएगा? प्लस. उस प्लस का फायदा उठाएगा मेरा ये H माइनस और जाके उस कार्बन पे अटैक कर देगा. अब जब अटैक किया तो बच्चा बोलो, क्या यहां पर H अटैच हो गया? दिस इज स्टेप 1. RCH2O माइनस बन गया. अब इसमें से अल्कोहल बनाना है, तो स्टेप 2 में हमने एसिडिफाई किया, पूरे सॉल्यूशन के अंदर H प्लस डाला. तो जैसे डाला तो वो H प्लस ऊपर जाके अटैच हो जाएगा और मेरे प्यारे दोस्त आपको अल्कोहल मिल जाएगा. बट द गुड थिंग इज व्हाट यू नीड टू कैच इज, जब आप एल्डिहाइड के साथ ये काम कर रहे हो तब आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. ऑलवेज ऑलवेज, बिकॉज आपका एल्डिहाइड इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. ऐसे ही जब आप एल्डिहाइड पे ये काम करोगे, सोच इधर देखो, सेम H माइनस किसने जनरेट किया? LiLH4 ने. इसने जाके अटैक किया, ये इधर कन्वर्ट हुआ, RCO माइनस OH H. अब यहां पर क्या होगा? यहां पर ये नेगेटिव इधर वापस डोनेट करेगा और ये यहां से O अपना लोन पेयर लेके भागेगा. तो इसी जगह पे स्पीशी बन जाएगी RC डबल बॉन्ड OH. एल्डिहाइड बन गया. अब इसके ऊपर वापस कौन अटैक करेगा? LiLH4. LiLH4 का काम क्या है? हाइड्राइड आयन जनरेट करना सिस्टम में मेरे प्यारे गुलगुलो. तो H माइनस ने वापस इसके ऊपर अटैक किया, ये वापस इधर गया, बन गया RCH2O माइनस और फिर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो बन गया RCH2OH. वापस से अगर आप देखो 1 डिग्री अल्कोहल ही बना, बोलो बना ना. लेकिन अगर आप इस पूरे सिस्टम पे नजर डालो तो मेरा 1 मोल ऑफ LiLH4 यहां यूज हुआ और 1 मोल यहां यूज हुआ. तो देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल जाने का ये वाला प्रोसेस काफी कॉस्टली हो जाता है, बिकॉज LiLH4 इज अ कॉस्टली रिएजेंट. तो इंडस्ट्रियली हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली ऐसे रिडक्शन में नहीं डालते हैं टू मेक प्राइमरी अल्कोहल. उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट यूज किया जाता है. वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन सम टाइम. क्या ये कहानी समझ में आ रही है? आर यू विद मी टिल हियर? अब बात करते हैं हमारे कीटोन भाई की. इस कीटोन भाई ने भी H माइनस के साथ गुलगुलू किया. अच्छा, ये गुलगुलू करने के लिए H माइनस बना कहां से? ये बना LiLH4 में से. अरे भाई, H माइनस ने जाके वही करना है जो वो कर रहा था. ये इधर गया, ये बना RCO माइनस, R डैश और इस पे H. और मेरे प्यारे दोस्त,
इसका हाइड्रोलिसिस तो RCH R' और यहां पर OH। मैजिकल बात कि आपको यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो कीटोन का रिडक्शन ऑलवेज गिव्स यू 2 डिग्री अल्कोहल एंड एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन गिव्स यू 1 डिग्री अल्कोहल। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये जो मैंने लाइन बोली है, इस चीज का एग्जामिनर किस तरीके से यूज कर लेगा वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही कभी ना कभी बताऊंगा कि देखो मैंने बोला था। ये अच्छे से नोट कर लो कि एल्डिहाइड का रिडक्शन गिव्स यू प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन का रिडक्शन गिव्स यू। तो क्वेश्चन में बताएंगे आपको, बट ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। गिविंग यू टाइम टू राइट डाउन दिस।